नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दशक में चलेंगे जब देश की एकता एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान से गुजर रही थी। ये कहानी है 1980 के दशक की। सोचिए जरा, एक ऐसा देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, पहनावा, खाना सब बदल जाता है, उसे एक साथ कैसे रखा जा सकता है? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली कोशिश है। 1980 का दशक, ये वो दौर था जब देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग आवाजें उठने लगी। ये आवाजें अपनी पहचान, अपने हक और अपनी स्वायत्तता की मांग कर रही थी, और इन मांगों ने भारत की बुनियाद को सीधी चुनौती दी। तो ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं है क्या चीज? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी इलाके के लोगों को लगने लगे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनकी संस्कृति खतरे में है या उनके यहाँ विकास नहीं हो रहा है, तो वो अपनी मांगे उठाते हैं। ये मांगे ज्यादा अधिकारों से लेकर कभी कभी पूरी तरह से अलग होने तक भी जा सकती हैं। और ये बात इस पूरी सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब देश चलाना कोई ऐसा काम नहीं है जो एक बार कर दिया और हो गया। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जहां आप एक चुनौती से निपटते हैं तो दूसरी सामने आ खड़ी होती है। 1980 का दशक इसी बात का सबूत था। तो चलिए अब अपने पहले और शायद सबसे पेचीदा मामले पर आते हैं, जम्मू और कश्मीर। ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, बल्कि अपने आप में कई दुनियाओं और कई अलग अलग उम्मीदों का एक मिश्रण है। देखिए, जम्मू और कश्मीर को समझने में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम इसे एक ही नजर से देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ असल में 3 अलग अलग हिस्से हैं। एक तरफ है मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी, जहाँ की मांगे ज्यादा स्वायत्तता या आजादी की तरफ जाती हैं। दूसरी तरफ है जम्मू, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब हैं और उनका झुकाव भारत के साथ और मजबूती से जुड़ने का है। और फिर है लद्दाख, जिसकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है। अब जब एक ही राज्य के अंदर इतनी अलग अलग ख्वाहिशें होंगी तो टकराव तो होगा ही। तो ये मांगों का एक पूरा जाल बन जाता है। कुछ लोग पूरी तरह आज़ादी चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कहता है कि हमें भारत में ही रहना है, बस ज्यादा अधिकार चाहिए। और फिर एक सोच ये भी थी कि ये जो स्पेशल स्टेटस है, यही सारी समस्या की जड़ है। इतनी सारी अलग अलग और एक दूसरे से टकराती हुई बातें ही कश्मीर मुद्दे को इतना मुश्किल बना देती हैं। चलिए अब कश्मीर से आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की तरफ, पंजाब। यहाँ कहानी शुरू तो हुई थी राजनीतिक अधिकारों की मांग से, लेकिन इसने बहुत जल्द एक हिंसक और दुखद मोड़ ले लिया। इस पूरे संकट की जड़ें हमें मिलते हैं 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में। अकाली दल ने इस प्रस्ताव में पंजाब के लिए ज्यादा अधिकार मांगे थे। अब कहने को तो ये केंद्र और राज्य के रिश्ते को और बेहतर बनाने की बात थी, लेकिन जिस तरह से ये लिखा गया था, कई लोगों ने इसका मतलब ये निकाला कि ये एक अलग सिख देश यानी खालिस्तान की मांग की तरफ पहला कदम है। और बस यहीं से सारा विवाद शुरू हो गया। इसके बाद की घटनाएं बहुत तेजी से घटे। 80 के दशक की शुरुआत में ये आंदोलन धीरे धीरे गर्मपंथी और चरमपंथी नेताओं के हाथ में चला गया। उन्होंने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। इसके जवाब में सरकार ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस सैन्य कार्रवाई ने सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई। और इसके बाद हिंसा का एक ऐसा दर्दनाक दौर चला जिसकी परिणति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या में हुई। इस चक्र को तोड़ने के लिए 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसे हम पंजाब समझौते के नाम से जानते हैं। इस समझौते का मकसद पंजाब में हालात को सामान्य करना था। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें कई बड़ी बातें थी। चंडीगढ़ पंजाब को देना, हरियाणा के साथ सीमा विवाद सुलझाना, नदी के पानी का बंटवारा करना और पंजाब से AFSPA जैसा कड़ा कानून हटाना। हालांकि ये शांति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ और हिंसा का दौर फौरन खत्म नहीं हो पाया। अब हम देश के उस हिस्से की ओर चलते हैं जिसे अक्सर 7 सिस्टर्स कहा जाता है, यानी हमारा नॉर्थ ईस्ट। ये इलाका अपनी बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें स्वायत्तता की मांग, अलग देश की मांग और बाहरी लोगों का मुद्दा सबसे ऊपर है। नॉर्थ ईस्ट में अशांति की जड़ें काफी गहरी और कई हैं। एक तो ये इलाका भौगोलिक रूप से बाकी भारत से थोड़ा कटा हुआ महसूस करता है। इसी वजह से यहाँ हमेशा आर्थिक पिछड़ेपन और उपेक्षा की भावना रही। ऊपर से यहाँ की डेमोग्राफी बहुत जटिल है, बहुत सारी अलग अलग जनजातियां हैं
और जब पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में प्रवासी आने लगे तो स्थानीय लोगों में अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान खोने का डर बैठ गया। ये सारे कारण मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक मिक्सचर बनाते हैं। ये स्लाइड नॉर्थ ईस्ट के आंदोलनों को बहुत अच्छे से समझाती है। हम इन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली, जैसा हम देख सकते हैं, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण असम था। दूसरी कैटेगरी थी ज्यादा स्वायत्तता की मांग, जैसे मेघालय या बोडो समुदाय ने की। और तीसरी, सबसे तीव्र, थी अलगाववादी आंदोलन, जैसे नागालैंड और मिजोरम में, जो भारत से पूरी तरह अलग होना चाहते थे। बाहरी लोगों के मुद्दे का सबसे बड़ा उदाहरण है असम आंदोलन। 1979 में छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि बांग्लादेश से जो अवैध प्रवासी आ रहे हैं वो उनकी जमीन, उनकी नौकरियां और उनकी संस्कृति पर कब्जा कर लेंगे। ये आंदोलन पूरे 6 साल तक चला और इसका अंत 1985 में असम समझौते के साथ हुआ, जिसमें सरकार ने इन प्रवासियों की पहचान करके जरूरी कदम उठाने का वादा किया। तो हमने कश्मीर देखा, पंजाब देखा, नॉर्थ ईस्ट देखा, इतने बड़े बड़े संकट। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? क्या उसने ताकत का रास्ता चुना या कोई और तरीका अपनाया? देखिए, किसी भी देश के पास ऐसे हालात में 2 ही रास्ते होते हैं। पहला है दमन का रास्ता, हर अलग आवाज को खतरा समझो और उसे कुचल दो। और दूसरा है समायोजन का रास्ता, मतलब विविधता को अपनी ताकत समझो और बातचीत से मिल बैठकर हल निकालो। भारत ने अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद दूसरा रास्ता चुना और ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत के अप्रोच की ये सबसे खास बात थी। यहाँ ये माना गया कि अगर किसी क्षेत्र के लोग अपनी मांगे रख रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हर मांग को देशद्रोह या एंटी नेशनल का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। जरूरी ये है कि उन्हें सुना जाए और उनकी समस्याओं को समझा जाए। 1980 के दशक की इस पूरी उथल पुथल से यही सबसे बड़ा सबक मिला। ताकत के इस्तेमाल से आप शायद किसी आंदोलन को कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, लेकिन असली और टिकाऊ शांति सिर्फ बातचीत और राजनीतिक समाधान से ही आ सकती है। मिजोरम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां सालों पुराने अलगाववाद को एक राजनीतिक समझौते के जरिए सफलतापूर्वक खत्म किया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, किसी देश की असली ताकत एक जैसा होने में है या अपनी अलग अलग पहचानों को साथ लेकर चलने की क्षमता में? भारत का अनुभव तो हमें दूसरे विकल्प की तरफ ही इशारा करता है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।